चलिए ऐसे राइटिंग इनिशिएटिव के बारे में समझ लेते हैं। साथ ही हम ये समझेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण क्यों हैं और पीसीएस में और जो यूपीपीएससी आर ओ दोनों में अंतर क्या है ऐसे में। ठीक है, तो देखो ऐसे के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले ना हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो ये हम जो तैयारी करवाएंगे वो एक तो यूपीपीएससी आर ओ में, और दूसरा आएगा यूपीपीसीएस में। ठीक है, अब समझो बात को। जो यूपीपीसीएस में आएगा उसमें और जो समीक्षा अधिकारी में आएगा उसमें दोनों में जो टॉपिक हैं वो सेम है। क्या सेम है? टॉपिक सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीन ऐसे पीसीएस में भी तीन ऐसे आएंगे और समीक्षा अधिकारी में भी तीन ही ऐसे आएंगे, और तीनों के जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो यूपी पीसीएस में आएंगे वो ऐसे आएंगे 150 अंकों के तीनों, यानी कि 50 अंक का प्रत्येक। ठीक है, 50 अंक का प्रत्येक। लेकिन जो समीक्षा अधिकारी में आएगा वो पूर्णांक 120 का होगा, यानी कि 40 अंक का प्रत्येक ऐसे। ठीक है, 40 अंक का प्रत्येक। ये बात समझ में आई? दूसरी बात एक और समझनी है कि जो यूपी पीसीएस में आएगा उस ऐसे को आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? याद रखना इस चीज़ को कि जो यूपी पीसीएस में आएगा उसमें तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं ऐसे को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में जो मेन्स लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में जो मेन्स लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे। लेकिन समीक्षा अधिकारी में ऐसा नहीं है। समीक्षा अधिकारी में जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो दोनों ही सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखेंगे ऐसे। समझ में आया? इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में ऐसे आप इसमें नहीं लिख सकते। ये याद रखना। इसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो लोग उर्दू में लिखना चाहें वो उर्दू में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब एक और बात समझ लो कि भाई इसमें क्योंकि 50 अंक का ऐसे है तो इसमें जो ऐसे आएगा वो 700 शब्द का आएगा। ठीक है, यानी कि शब्द सीमा जो है वो 700 शब्द है। वहीं इसमें जो पीसीएस जो समीक्षा अधिकारी है उसमें क्योंकि 40 अंक का ऐसे है तो इसमें जो शब्द सीमा है वो 600 शब्द है। क्या ये क्लियर हुई बात? ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर थे जो कि आप लोगों ने समझे। अब इसके अलावा समझने की आवश्यकता क्या है? इसके अलावा समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो टॉपिक होंगे ऐसे के लिए, जो पीसीएस में आएंगे वो और जो समीक्षा अधिकारी में आएंगे वो होंगे कौन से टॉपिक? तो देखो ये होंगे 3 खंडों में डिवाइड होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स, या खंड क ख ग, या फिर खंड ए बी सी। समझ में आया? खंड क में क्या होगा? पहले खंड में होगा साहित्य और संस्कृति, दूसरा होगा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा होगा राजनीतिक क्षेत्र। इस खंड में से इन तीनों में से कोई एक ऐसे आपको चुनना है जो कि समीक्षा अधिकारी में होगा 40 अंकों का और 600 शब्द, और जो पीसीएस में होगा 50 अंकों का और 700 शब्द। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार खंड ब में देखो या खंड ख में देखो, इसमें क्या होगा? विज्ञान से संबंधित होगा, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होगा, कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित होगा। ये महत्वपूर्ण है, किस पर? करंट अफेयर पर बेस है। याद रखना, ये किस पर है? करंट अफेयर पर बेस है ये वाला ऐसे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें भी सेम वही चीज़ के जो 40 अंकों का होगा वो 600 शब्दों में लिखना होगा, जो 50 अंकों का होगा 700 शब्दों में लिखना होगा, और इनमें से किसी एक ऐसे को आपको चुनना होगा। क्या बात क्लियर हुई? आगे आते हैं खंड ग में। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन हो गया यानी कि लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और आपका ये फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट हो गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यानी कि आप जो ऐसे लिखेंगे उसमें एक अगर आप प्राकृतिक आपदाओं पर सही से ऐसे कंप्लीट करके गए तो ये क्लियर हुआ ना कि आपकी एक ना एक प्राकृतिक आपदा आ ही जाएगी। सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि अगर पूरी साल अगर आप करंट अफेयर से सही से अगर आप करंट अफेयर के सही से टच में रहें तो आपको पता होगा कि पिछले एक साल में जो बड़ी आपदा है वो कौन सी आई है। सूखा हुआ आया है या फिर बाढ़ आई है, इस तरह की आप जो है आपको खबर पता ही होगी, तो आप उस पर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ऐसे फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? जो तीसरा होगा वो राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना, यानी कि इसमें ना कोई एक महत्वपूर्ण योजना जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही होगी उस महत्वपूर्ण योजना आपको दे देंगे और कहेंगे इसके बारे में आपको ऐसे लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो फिर आपको उस योजना के बारे में बताना, उसकी जो योग्यता होगी, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं उसके बारे में बताना, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं वो, नकारात्मक पहलू हैं वो, और भविष्य में इसको और कैसे सही से उन्मुख बनाया जा सकता है और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, और वो प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या क्या प्रभाव होंगे, इन सभी पर चर्चा होगी एक योजना को लेकर के। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो क्या ये भी करंट को रिलेट करके हो जाता है। ये भी करंट अफेयर से रिलेट करके अगर आप रहोगे तो आप ये मान के चलिए कि इस ऐसे को अच्छे से लिख पाओगे। ठीक, ये जो है साहित्य संस्कृति, अगर साहित्य संस्कृति से करोगे तो ये ऐसा है जिसमें करंट अफेयर का बहुत ही कम पोर्शन होता है इंक्लूड इसमें। ठीक है, बाकी सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र है ये भी वो ऐसे आता है जो करंट में चर्चा में रहा होता है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र ऐसा नहीं है कभी कुछ भी उठा लिया। सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई टॉपिक उठाया गया है ऐसे के लिए तो जाहिर तौर पर वो एक साल के अंतर्गत चर्चा का विषय बना रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब समझो एक बात कि एक और चीज़ समझने वाली है कि इनके चाहे वो ये सेक्शन हो, ये सेक्शन हो या ये सेक्शन हो, तीनों ही सेक्शन में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे में ना दोहराव होता है। जैसे कि मान के चलिए एग्रीकल्चर को लेकर आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर आ गया या फिर वुमन को लेकर आ गया, ठीक है, या फिर मान के चलिए कोई डिजास्टर को लेकर आ गया। हमें एक बात समझ में आती है कि ये कुछ ऐसे हैं जिनके अगर हम कुछ फैक्ट, कुछ जानकारी और कुछ कोटेशंस को अगर सही ढंग से अगर हम इनको लिख के रख लें तो हम अगर ऐसे लिखने जाएंगे तो हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस ये है कि हमें यहाँ पर बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इस पर क्या सोचें, क्या कहाँ से कोटेशन लेके आए। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पहले से ही कंप्लीट होंगे। हम क्या कर रहे हैं वो समझो। हमने एक प्लान बनाया है कि जो तीनों सेक्शन थे उन तीनों सेक्शन में से हम चुनाव करेंगे कि मान के चलिए 10 टॉपिक, 15 टॉपिक या जो भी टॉपिक हैं 10 से 15 टॉपिक का हम चुनाव कर लेंगे। मान के चलिए हमने 15 टॉपिक्स का चुनाव कर लिया। ठीक है, हमें ये मालूम पड़ गया कि ये वो टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर वो समीक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा ये टॉपिक जो है पूछे गए हैं।
ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि भाई इनसे संबंधित ऐसे आता ही है, जैसे एग्रीकल्चर है, वुमन है, या फिर मान के चलिए आपका जो योजना है, तो हमें पता ही है कि जो करंट की योजना होती हैं वो होती हैं। तो इन कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को हमें पता है कि इनसे संबंधित ऐसे आता ही आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेंगे और उन टॉपिक्स को बारी बारी से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, अब ये है मंडे, ठीक है, मंडे, और मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और फिर आ गया संडे, ठीक है। हमने दिनों को कैसे डिवाइड किया एक बार समझना। हम मंडे के दिन क्या करेंगे कि आपको कुछ मटेरियल, कुछ कोटेशन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है, दिमाग देना। हम मंडे के दिन क्या करेंगे, कुछ एक टॉपिक उठाएंगे, इस टॉपिक को हमने उठाया, और ये जो टॉपिक हमने लिस्ट बनाई है, ये हमने जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने ऐसे आए हैं समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस में, सबको एनालाइज करके और महत्वपूर्ण टॉपिक की लिस्ट बनाई है। क्या बात समझ में आई। इनमें से हमने पहला टॉपिक लिया और पहले टॉपिक को लेकर के मंडे को हम आ गए, भाई इस हफ्ते हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बात क्लियर हुई। आपके पास क्या होगा, आपके पास होगी कॉपी, ठीक है, और आप जिस दिन हमें इस टॉपिक को बताएंगे, आप क्या करोगे, इस कॉपी में अपने में ये टॉपिक लिख लोगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देंगे आपको कोटेशन, ठीक है, कोटेशन देंगे इस टॉपिक से संबंधित। फिर क्या देंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ केस स्टडीज देंगे जो महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। और उन्हें देने के बाद में आपको, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी कि फ्राइडे तक इन सबको न केवल आप सही से लर्न कर लो, अच्छे से याद कर लो आप, हम क्या करेंगे, इसमें से संबंधित कुछ भी करंट का अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी होगी फ्राइडे तक इन सभी चीज़ों को सही से याद कर लो, और इसके अलावा अपना खुद का भी आप कुछ यूनिक डालो इसमें, अपना खुद का भी आप रिसर्च करके अगर इस टॉपिक पर जो भी महत्वपूर्ण डाल सकते हो, आपको लगता है कि हमने जो कराया है उस सबसे अलग अगर आप कुछ डाल सकते हो, तो वो भी आपको अपने नोट्स में क्या कर लेना है, अपनी डायरी में। हम जो कोटेशन एग्जांपल केस स्टडी देंगे वो तो आपको मेंशन करना ही है, अपना खुद का यूनिक रिसर्च करके भी आपको मेंशन कर लेना है। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दिन आता है सैटरडे का, ठीक है। टॉपिक आपको पता ही था किस टॉपिक पर आपने मटेरियल इकट्ठा किया है। सैटरडे के दिन क्या करेंगे, ये सब याद होना चाहिए, याद रखना आपको। सैटरडे के दिन आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे लिखना क्या है, लिखना क्या है। ये बात समझ में आई, लिखना क्या है ये सैटरडे को आपको बता दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या, आपको क्या है कि अभी आप किस ऐसे कुछ भी या कोई आंसर राइटिंग करते हो तो क्या करते हो कि गूगल से सर्च करना, कभी कहीं से देखना, कभी कहीं से देखना, ये सब सर्च करके लिखते रहते हो। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा याद होना चाहिए। कुछ यूनिक फैक्ट्स वगैरह बता देंगे जो कि आपको लिखे हुए होना चाहिए, सब रटा हुआ होना चाहिए। जब ऐसे ऐसे लिखोगे, आप अपने दिमाग से लिखोगे, कुछ भी देखोगे नहीं। ये बात क्लियर याद रखना, ठीक है। कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो लिखते समय फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी। वही फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, कितना, मान के चलिए ये पेज है तो इस पेज में कितने तो पैराग्राफ होने चाहिए, इस पेज में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, और जो इंट्रोडक्शन देंगे वो इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन देना भी सिखाएंगे, किस तरीके से इंट्रोडक्शन दी जाती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कितनी जगह में देनी चाहिए और कितने पैराग्राफ होने चाहिए, इस तरीके से बताएंगे, और कितने पेज लिखने हैं, समझ में आई। सैटरडे को आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट आपको किस क्या ऐसे लिखना है। आपको सैटरडे से लेकर संडे के शाम तक, चाहे वो 9 बजे रख लें, हम 10 बजे रख लें या 11 बजे रख लें, इस समय तक आपको क्या करना होगा, ऐसे सबमिट करना होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में ऐसे को आने वाले 3 से 4 दिन में क्या होगा, तुम्हारी जो भी कॉपी होंगी आप लोगों की, वो सारी की सारी कॉपी को इवैल्यूएट करा जाएगा, यानी कि सबका मूल्यांकन करा जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद में जो भी कमियां होंगी वो बताई जाएंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे वो बताए जाएंगे। और अगर हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, एकदम इंप्रेस कर दिया जिसने, तो हम उस ऐसे को लेकर के आएंगे वीडियो में और बताएंगे कि इन सज्जन ने ये ऐसे लिखा है और इसमें इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, ये चीज़ भी मेंशन करेंगे, और आप लोगों को उससे क्या सीख लेनी चाहिए ये चीज़ भी बताएंगे। क्या ये क्लियर हुई, ये क्लियर हुई बात, ठीक है। अब जब आप संडे को आप कॉपी मेंशन कर देंगे, जमा कर देंगे, तो 3-4 दिन में जब हम ऐसे आपका जो है कॉपी चेक कर रहे होंगे, उसी दौरान क्या करेंगे कि संडे के अगले दिन जो मंडे आएगा, फिर से हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक आपको दे देंगे कि अगला टॉपिक क्या है, उससे संबंधित कोटेशन दे देंगे, उससे संबंधित एग्जांपल्स दे देंगे, उससे संबंधित केस स्टडी दे देंगे, और आपको कह देंगे कि अब रिसर्च करो अपना खुद का भी, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यूनिक फैक्ट निकालो जो आप अपनी कॉपी में यूनिकनेस ला सकते हो बाकी के अलग से, बाकी जितना लिखा है उनसे अलग, ठीक है। और उसके साथ ही हम क्या आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे। तो अगला सैटरडे आएगा जबकि आपको दूसरे टॉपिक पर जो ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, तब तक क्या हो चुका होगा कि आपको आपकी कॉपी मिल चुकी होगी, कमियां आपको पता चल चुकी होंगी, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चल चुके होंगे, और अब आप ऐसे जब लिखोगे तो आप अपनी कमियों को सुधारते हुए ऐसे लिखोगे। क्या बात समझ में आ रही है। हम इस तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर चलने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हुई। बात ये आती है कि भाई ये प्रोग्राम चलेगा कब से, ठीक है, ये प्रोग्राम चलेगा कब से, तो देखो चलेगा कब से, 10 जून, ठीक है। 10 जून से ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 10 जून को क्या है, 10 जून को है मंडे, और ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ये बात याद रखना। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि इसमें ना हम कुछ सीमित सीटें ही रख सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी भी सीमित टीम है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि हर ऐसे को मुझे खुद भी देखना है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए ये कि हम जो रखेंगे अपनी जो एडमिशन लेंगे उसमें 150 एडमिशन ही हमने रखे हैं, निर्धारित करें कि हम 150 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों, अगर 150 से 2, 4, 10, 5 ज़्यादा हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन हम इसी के एयर में इसलिए लेके चलना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो कॉपियों को चेक करेंगे और उसका जो मूल्यांकन करेंगे तो इससे ज़्यादा फिर संभव भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम मुझे और मेरी टीम को पूरे को, ठीक है। तो इसलिए हम 150 एडमिशन ही लेंगे। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि इसमें 119 शायद एडमिशन हो चुके हैं, एक और पेमेंट आया है, यानी कि 120 एडमिशन हो चुके हैं। ये मान के चलिए इनका पेमेंट आया किसी का, लेकिन अभी उनको लिंक नहीं दी गई है। अभी मैसेज आया था पढ़ाते पढ़ाते 499 का आया था। अब 120 के लगभग हो चुके हैं, यानी कि लगभग 30 से 40 सीट अभी और खाली हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इन पर एडमिशन लेने के बाद में, उसके बाद में 10 तारीख से आपका जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फी जो रखी है कि फी कितनी रखी है, तो फी रखी है इसकी 499,
ये किस लिए रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि देखो सबसे पहले हमने क्या किया था कि 299 रखा था कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें बहुत कम ही एडमिशन हो पाए थे, उसके बाद में हमने खुद ही हटा दिया क्योंकि हमें अपनी टीम को भी मैनेज करना था। और जितने उस दिन जिस दिन हमने ये शुरू किया था प्रोग्राम, उस दिन जितने एडमिशन हो पाए थे 10 20 50 वो एडमिशन ले लिए थे, 50 एडमिशन नहीं हो पाए थे शायद। उसके बाद में सारे के सारे हमने 499 में ही लिए एडमिशन, ठीक है। तो 499 फी रखी गई है, और वो इसलिए क्योंकि अगर हम मान के चलो कम रख लेते हैं, अभी अगर मैंने बोल दिया कि 399 या थोड़ा कम कर दिया, तो एडमिशन क्या जल्दी जल्दी लोग ले लेंगे, लेकिन 499 वाले क्या रह जाएंगे, समझ में आया? तो ये इशू है। तो 499 फी रखी जा रही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसका पेमेंट कैसे करना है, तो देखो अकाउंट नंबर ये है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, ये अकाउंट होल्डर का नाम है, ये बैंक नेम है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपको ये दोनों क्या है, UPI ID है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर मान के चलिए आप UPI से करने में सक्षम है और पेमेंट हो नहीं रहा है, और केवल आप UPI से करने में सक्षम है, और इन UPI पर जब आप कर रहे हो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप केवल व्हाट्सअप करिएगा या केवल टेलीग्राम करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल आपकी रिसीव नहीं कर पाएंगे, ये इशू है, ठीक है। और अच्छा अगर लैंग्वेज का इशू होगा कि भाई जो हम करा रहे हैं वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में, क्या ये बाइलिंगुअल होगा या केवल हिंदी में होगा या केवल इंग्लिश में होगा, तो समझ लीजिए। देखो हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको, उसमें होगा क्या, एक चीज़ होगी केस स्टडीज़, ठीक है, केस स्टडीज़ होंगे। दूसरा होगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। तीसरा होगा कोटेशंस, ठीक है। अब इनमें केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स और कोटेशंस। अब कोटेशंस में दो चीज़ें समझो, एक तो ये कि किसी का वक्तव्य होगा कोई, ठीक है, वक्तव्य किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। और दूसरा ही होगी पोयम या कविताएं, ठीक है, या शेर, ठीक है, या कुछ ऐसी कहावत, ठीक है। तो मान के चलिए जो वक्तव्य होगा उसको तो ट्रांसलेट करा जाएगा इंग्लिश में, यानी ये इंग्लिश में मिलेगा, कोटेशन में वक्तव्य वाला इंग्लिश में मिलेगा। केवल पोयम, शेर, ये जो चीज़ें होंगी या कोई कहावत है, तो ये वो चीज़ें होंगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में मिलेंगी, ठीक है। बाकी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स ये भी कैसे मिलेंगे, ये भी बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और अगर मान के चलिए हमारी जो रिसर्च टीम में से किसी ने, अगर हम जो कि हम काम देंगे, अगर किसी ने इंग्लिश की निकाली है, पोयम निकाली है, या फिर कहावत निकाली है, या फिर मान के चलिए कुछ वक्तव्य निकाले महत्वपूर्ण, तो उनका भी हम हिंदी में ट्रांसलेशन अलग करेंगे और इंग्लिश वालों को भी प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी वालों को भी, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। तो लैंग्वेज का ये इशू है। और हाँ, रही बात कॉपी चेक करने की, तो कॉपी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों की चेक होंगी, दोनों का मूल्यांकन होगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो लैंग्वेज का इशू सॉल्व हो गया।